वेलकम। आप सबका स्वागत है एसएस ट्यूटोरियल में। आज बच्चों हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बैंडविड्थ क्या होती है, हाफ पावर पॉइंट क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीरीज एलसीआर सर्किट स्टडी किया था और उसमें देखा था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम होती है। तो देखिए, ग्राफ में हमने आपको दिखाया है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो एफ नॉट है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और उस पे करंट जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, या ये देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम है। अब इसका 70.7% ले लीजिए, मैक्सिमम करंट का 70.7%, यानी इसको √2 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि यहाँ दिखाया है, और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए कर्व के ऊपर। तो 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, एक पॉइंट ए मिलता है और एक पॉइंट बी मिलता है। इस ए पॉइंट को हम कहते, इस ए पॉइंट पे क्या फ्रीक्वेंसी है, F1। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और बी के ऊपर कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, F2। ये F2, इसे कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों की जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है, यहाँ से लेके F1 से लेके F2 तक जो रेंज है, इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप देखिए कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे करंट हमको कितना मिल रहा है, मैक्सिमम, और हमने उसका 70.7% ले लिया, तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, ए और बी। ए पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी F1 और बी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी F2। तो हमारी रेंज आ गई फ्रॉम F1 टू F2। इस रेंज को हम कहते हैं बैंडविड्थ। और पॉइंट ए को कहते हैं हाफ पावर पॉइंट। ये दोनों ए और बी दोनों कौन से हैं, हाफ पावर पॉइंट। ये हाफ पावर पॉइंट क्यों कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो ये बैंडविड्थ समझ में आ गई आपके, आगे चलिए। तो देखिए, करंट एट हाफ पावर पॉइंट कितनी है, √2 से आपने इसको डिवाइड किया हुआ है, ये है। ठीक है, और पावर डिसिपेटेड किस सर्किट पे कितनी है, फ्रीक्वेंसी F1 पे I²R। तो I की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू पुट कर दी, I²R, तो √2 तो हो गया 2, और I² नॉट मैक्सिमम इंटू R। तो ये क्या चीज़ है, ये इतनी क्या चीज़ है, ये है पावर, मैक्सिमम पावर। तो जो क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम है। तो देखिए, ये हाफ हो गई ना। तो इस पॉइंट ए को हम कहते हैं, पॉइंट ए को क्या कहते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट। इसी तरह पॉइंट बी पे भी वही आ गई। तो पावर कितनी आई पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, मैक्सिमम पावर की हाफ। तो पॉइंट ए एंड बी आर आल्सो नोन एज हाफ पावर पॉइंट। ठीक है ना, ये हमने मैथमेटिकली आपको समझा दिया। अब आइए, इसका अगर हम पावर कर्व ड्रॉ करें, तो देखिए ये पावर कर्व है। तो यहाँ पे भी वही है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे ली है, और इस पे पावर कितनी है बच्चों, मैक्सिमम है ये। और मैक्सिमम जो 70.7% हमने करंट का लिया था, उस पे पावर कितनी आ रही थी, मैक्सिमम पावर की आधी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर हमको पावर कितनी मिली, आधी। जो मैक्सिमम पावर थी उसकी हाफ मिली। तो ये ω1 यहाँ पे दिखाया है। तो ये पावर कर्व है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है R/2L, R/2L। तो ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन छोटा सा करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये R/2L आया कहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, V = IZ होता है ना बच्चों। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि V = IZ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और Z किसके बराबर होता है बच्चों, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि Z बराबर होता है R²
प्लस विद इन ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप ओमेगा के टर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है -1/ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा बना दीजिए। अब हाफ पावर पॉइंट पे करंट कितना है, एट हाफ पावर पॉइंट, डेरिवेशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम बताने क्या जा रहे हैं। एट हाफ पावर पॉइंट करंट कितना है बच्चों, बताओ जल्दी से। तो करंट की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट मैक्स, यही तो निकाला है, अपॉन अंडर रूट 2। ये आ गई बात समझ में? ओके। अब ये आई की वैल्यू, अब यहां से इस इक्वेशन से आप निकाल लीजिए आई की वैल्यू। तो यहां से आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं, आई की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। तो आई की वैल्यू क्या आई बच्चों, आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू लिख सकते हैं वी अपॉन, और जेड की जगह हम क्या लिखें, जेड की जगह हम लिखें आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल -1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट, ये पूरा आ गया। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए भाई। ठीक है ना, या और सिंप्लीफाई आपके लिए हम करे दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जरा चलें। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे जगह तो कम है, तो अब हमको ये भी, चलिए एक लाइन लिख दें। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है कि आई नॉट मैक्सिमम किसके बराबर होता है बच्चों, आई नॉट मैक्सिमम किसके बराबर होता है, वो होता है वी अपॉन आर के। ठीक है ना, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आई नॉट मैक्सिमम क्या है, वी अपॉन आर। तो इसको हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसको मान लो 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो अब इस आई मैक्स की इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट 2r। ठीक है ना, देखिए जब यहां पुट करी तो क्या आई, वी अपॉन अंडर रूट 2r। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग करेंगे ये कि इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ये दोनों देखिए आई है ना, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v अपॉन अंडर रूट 2r इज इक्वल टू वी अपॉन क्या है, आर स्क्वायर इम्पीडेंस प्लस ओमेगा एल -1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट। तो देखिए v तो कैंसिल हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल -1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। इज इट क्लियर?
अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड। जो बच्चे इस वक्त 12th में हैं उनके लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। तो ये क्या आया, 2r स्क्वायर, ये क्या हो गया, सॉरी 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। तो जब आप इस r स्क्वायर को इधर ले आइए तो ये क्या बचा, ये बचा r स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c होल स्क्वायर। अब ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो आगे हम लोग चलें तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, प्लस माइनस r इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। तो चलिए ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सी इक्वेशन है। तो अब हम लिखेंगे लेट ओमेगा 1 एंड, जो ग्राफ में आपको दिखाया है ना वहाँ पे दो हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 बी द लोअर, सब लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, यही कहते हैं, यही हमने अभी आपको बताया है। ठीक है ना, बहुत आसान डेरिवेशन है, एक बार आपने कर लिया तो आपको समझ में आ जाने वाला है सब। तो ये 10+2 के जो बच्चे इस बार बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जो लोग नीट और जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको सिर्फ फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, इसको लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं -r। अब माइनस से आप सब तरफ डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो गया, माइनस ओमेगा 1, ये 1 है, ठीक है ना। तो माइनस ओमेगा 1 एल प्लस 1/ओमेगा 1 c इज इक्वल टू r। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना कि बिलो रेजोनेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बड़ा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से। अब एलसीएम ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये ओमेगा 1 स्क्वायर एलसी -1 इज इक्वल टू -r ओमेगा 1 c। ठीक है, तो इसको हम LC से डिवाइड करें तो ओमेगा 1 स्क्वायर हो जाएगा, -1/LC इज इक्वल टू -r/L इंटू c, और ये है ओमेगा 1 c। अब ये c और c तो बच्चों कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आई, अब आपके पास जो इक्वेशन आई वो ये आई कि ओमेगा 1 स्क्वायर -1/LC प्लस r/L ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालना है ओमेगा 1 की। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना आप लोग को पता ही है, कैसे सॉल्व करते हैं कि जब हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे
एक लाइन खींचते थे, यहाँ लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, याद आ गया ना, बिल्कुल सही कहा आपने, अपॉन 2a। तो अब ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, निकालिए। तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी, बस अब इसे कंपेयर कीजिए। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू, पहले तो लाइन खींच दें, डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा क्योंकि ओमेगा 1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस बी, यानी इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि ऐसे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हम इक्वेशन ऐसे लिख दें, 1 प्लस आर अपॉन एल ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0, वही इक्वेशन है। अब यहाँ से हम ओमेगा 1 की वैल्यू निकालें। ओमेगा 1 इज इक्वल टू, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए 2a की कोफिशिएंट 1 है, तो ये कितना आया, ये आया 2। ठीक है, ये हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई b। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस आर अपॉन एल, ठीक है, क्लियर, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी आर अपॉन एल का स्क्वायर, आर अपॉन एल का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एल सी। तो अब ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, ओमेगा 1 की वैल्यू आई माइनस आर अपॉन 2l, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट, ये क्या आई, आर अपॉन 2l होल स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, अंदर जाएगा तो 4 4 कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन एल सी। ठीक है, ये ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई। हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, नेगेटिव वैल्यू मीनिंगलेस है। यहां लिख दें नोट, नेगेटिव वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ ओमेगा 1 is meaningless, ठीक है। इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशन यानी ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल ली। तो ओमेगा 2, ये इक्वेशन नंबर हमें नहीं पता, चलिए इसको ए मान लेते हैं। अब पीछे कौन देखे, तो ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू आर। फिर वही करिए, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा 2 स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू आर सी ओमेगा 2। अगले स्लाइड पे चलें। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, जैसे पहले किया था वैसे ही करना है, आर सी अपॉन एल सी। एल सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। ये सी और ये सी बच्चों कैंसिल हो गया। अब इसको इधर ले आओ, तो ये ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस आर अपॉन एल, ओमेगा 2 जब इधर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 1 अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू निकालो। तो ओमेगा 2 की वैल्यू फिर वैसे ही निकालेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये 2 आ गया, ओमेगा 2 का जो है ओमेगा 2 स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों वो 1 है। तो ये प्लस आर अपॉन एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी आर अपॉन एल का स्क्वायर, आर अपॉन एल का स्क्वायर प्लस
4/LC। अब इस 2 को अंदर ले जाइए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया R/12 प्लस, फिर नेगेटिव वैल्यू को हम अवॉइड करेंगे, और यहाँ पे क्या आया R/12 होल स्क्वायर, और 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/LC। तो क्या आया ω2। मान लीजिए ये इक्वेशन बी है। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या है बैंडविड्थ की? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी बैंडविड्थ इज इक्वल टू ω2 माइनस ω1। वैल्यू पुट करिए, तो ω2 की वैल्यू पुट करिए R/12 प्लस √ R/12 होल स्क्वायर प्लस 1/LC। ये तो हो गई ω2 की वैल्यू, फिर माइनस, और ω1 की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चों हम लोगों ने? ω1 की वैल्यू निकाली थी माइनस ये ए इक्वेशन, तो ए इक्वेशन यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो ये माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये एक वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी प्लस R/12, और वो प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा √R² स्क्वायर। ठीक है ना? थोड़ा सा लग रहा होगा आपको डेरिवेशन बहुत लंबा हो गया, डेरिवेशन लंबा नहीं है बच्चों। ये अब देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है, ये पूरा तो कैंसिल हो गया। ठीक, तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आई बच्चों? तो बैंडविड्थ की वैल्यू डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू W2 माइनस W1 क्या निकल के आई? R/2L प्लस R/2L, और इसकी वैल्यू आई बच्चों R/L। तो बैंडविड्थ की वैल्यू क्या आई बच्चों, जो आपको याद रखना है? R/L। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें एक चीज देखिए आप, कि बैंडविड्थ जो है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा, हमको ये बताइए कि बैंडविड्थ कम होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए? देखिए बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, तो जो कम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें कम रखना है। जब रेजिस्टेंस R कम होगा तभी हमको जो है वो बैंडविड्थ कम मिलेगी, क्योंकि आप देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में है बैंडविड्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रांसमिशन के लिए स्पेशली। अब आपने रेडियो स्टेशन सुना तो ट्यूनिंग करते हैं आप, नॉब से उसको घुमाते हैं, काहे के लिए वो घुमाते हैं आप? ताकि आपको मैक्सिमम पावर मिल जाए। मैक्सिमम पावर कहाँ मिलेगी बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो मान लीजिए 98.3 है, तो अब 98.3 पे जैसे ही आपने उसको सर्किट को फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करी, आपको जो है वो रेड FM मिलने लगा, सुनाई देने लगा। तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो दूसरा चैनल होगा, वो 98.4 पे नहीं होगा, फिर वो दूसरा हो सकता है 99 पे हो सकता है कि 101 पे हो, अलग अलग हो। तो दूर दूर फ्रीक्वेंसीज अलॉट की जाती हैं ताकि मैक्सिमम करंट पे आपको, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको चैनल साफ साफ सुनाई दे। तो ये बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही शार्प होगा, उतना ही कर्व जो है वो शार्प होगा। मान लीजिए कि अगर हम ये कर्व ऐसे बना दें, ये लीजिए ये कर्व ऐसे बना दें, ऐसे हो ये, तो देखिए बैंडविड्थ जो है वो बड़ी हो गई। तो अब यहाँ पे और जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी कम हो गई, है ना? लेकिन अगर हम बैंडविड्थ छोटी कर दें, बैंडविड्थ हम चाह रहे हैं कम कर दें, तो शार्पनेस आ जाएगी ना। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में कच्चे हैं हम, तो ये शार्प हो जाएगी। यानी बैंडविड्थ जो है वो कम रखें, तभी हमको
रेंज मिलेगी फ्रीक्वेंसी की, ताकि ट्यूनिंग हमारी आसानी से हो सके। वरना यहाँ पे कोई एक चैनल है तो आपको दूसरा चैनल भी यहाँ पे कहीं सुनाई दे सकता है, तो डिस्टरबेंस होगा। इसीलिए जो दूसरा चैनल है उसके लिए एक अलग बैंडविड्थ होगी, ठीक है ना, उसके लिए दूसरी बैंडविड्थ होगी, एंड सो ऑन। तो कम रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी हम रखेंगे, बैंडविड्थ का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो बस अब आप चाहिए तो इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख लीजिए कि F1 जो है वो किसके बराबर होगी बच्चों, ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, और F2 किसके बराबर होगी बच्चों, ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई, ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई, ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई। आप यहाँ से F2 माइनस F1 भी निकाल सकते हैं, चाहे ओमेगा से भी निकालिए और चाहे इससे निकालिए, रिजल्ट आपका सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी बैंडविड्थ हो गई, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब बताइए कि अगर किसी चीज, एक लास्ट डिस्कशन और है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर क्या चीज होती है, कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं साहब इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बहुत, क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, उस कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि हम, जिससे कि हमको जो है शार्पनेस, रेजोनेंस पे अच्छा मिल सके। तो उसके लिए क्यू फैक्टर यूज़ होता है। तो क्यू फैक्टर किसकी कैसे डिफाइन करते हैं? क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट किया था हम लोगों ने, ओमेगा नॉट अपॉन, इसको डिवाइड कर दिया बैंडविड्थ से, काय से, बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ क्या कैसे डिनोट की थी, डब्ल्यू से। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली थी 1 अपॉन अंडर रूट LC, और बैंडविड्थ की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, R अपॉन L। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट LC, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, L अब ऊपर और R नीचे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, यानी हम इसको ऐसे लिख दें, अंडर रूट 1 अपॉन LC इंटू L अपॉन C, ठीक है, L अपॉन R, सॉरी दिस इज द R, L अपॉन R। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 1, अब इस L को, जो ये L है, इसको स्क्वायर बना के हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन LC इंटू 1 अपॉन R। तो इसको हम ऐसे लिखें, 1 अपॉन R अंडर रूट, अब ये L इससे कैंसिल, ये क्या आया, L अपॉन C। ये क्या चीज़ है बच्चों, को Q, हाँ ठीक है, ये क्या है, Q फैक्टर। तो Q फैक्टर का क्या फार्मूला निकल के आया, Q फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L अपॉन C। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए, इसको आपको कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है। तो क्यू फैक्टर सीरीज RLC सर्किट में क्या होना चाहिए बच्चों, लार्ज होना चाहिए। अगर कब लार्ज होगा, जब रेजिस्टेंस लो होगा। जब रेजिस्टेंस लो होगा, फार्मूले में देखिए 1 अपॉन R है, जब रेजिस्टेंस लो होगा क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा होगा। या C जो है वो लो होना चाहिए, जो कि अंडर रूट में है, वो भी नीचे है, डिनोमिनेटर में है।
या फिर L जो है वो लार्ज होना चाहिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में Q की वैल्यू हाई रखी जाती है ताकि नैरो रेंज फ्रीक्वेंसी की मिल सके, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है सर्किट जिसकी लार्ज Q वैल्यू है वो जो है वो बहुत अच्छा सर्किट माना जाता है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ बहुत छोटी होती है, कर्व जो है बहुत शार्प बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन भी दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की इंफॉर्मेशन मिल सके, और दूसरे बच्चों को भी रिकमेंड कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपकी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।